अब आपको गुफा में नहीं चलती है। कल जनमन में आपने देखी रामदेव की प्रयोगशाला, आज एक अनोखी गुफा, साथ ही मेरे सवाल और रामदेव के जवाब। बात 10,000 करोड़ रुपए के पतंजलि साम्राज्य से लेकर राहुल गांधी और उनके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल को उनकी नसीहत तक, हर सवाल का बेबाक जवाब। शुरुआत रामदेव की आयुर्वेद वाली गुफा से। अब आपको गुफा में नहीं चलती है, श्रद्धेय आचार्य भाष्य जी की सारी रचना है। वैसे आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देता हूं दिव्यांग भाई। पतंजलि योगपीठ में करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट, 10, 20, 50 लाख नहीं, करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा। 1 करोड़ स्क्वायर फीट। हाँ, और ये तो उसके छोटे छोटे नमूने हैं। महर्षि चरक के बारे में है कि महर्षि चरक कौन थे, महर्षि धन्वंतरी कौन थे, आयुर्वेद की परंपरा के ये महान जनक थे। और महर्षि चरक सुश्रुत के साथ साथ में फिर ये आगे आयुर्वेद की जो पूरी परंपरा है उसको यहाँ पर लाइव रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर सारी मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं के साथ साथ यहाँ पर आयुर्वेद की जो पूरी चिकित्सा पद्धति, प्राचीन काल में किस तरह से खरलों के अंदर घोटते थे, इमाम दस्तों में कूटते थे, चक्कियों में कुछ चीजों को पीसते थे, फिर किस तरह से उनको अलग अलग प्रकार के भस्म बनाते समय कैसे उनको शुद्ध करते थे, तो वो सारे के सारे कमंडलू से लेकर के और ये जो अलग अलग प्रकार के जैसे जैसे फिर उसका विकास होता गया, उस विकास की संस्कृति को भी यहाँ पर हमने समाहित किया है कि छोटे छोटे यंत्रों का फिर विकास हुआ। तो कुछ कुछ चीजें जो हमें उपलब्ध हो पाई, जड़ी बूटियों का कलेक्शन कैसे करते थे। और ये एक करीब 1,500 वर्ष पुराना बक्सा है। कोई पाकिस्तान जिस समय अविभाजित था वहां से एक वैद्य जी आए थे तो वो उन्होंने दान कर दिया था। तो आयुर्वेद की जो त्रय उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति, तो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत वो यहाँ पर दर्शाया गया है। त्रिविध जो औषधि है, देव दैव व्यापाश्रय और जो है ये अलग अलग जो औषधियों की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर दर्शाया है। देवांग भाई, जैसे प्राचीन काल में नाड़ी चिकित्सा होती थी कि नाड़ी से पता लगता था कि इसके अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अभी वात पित्त कफ, अभी तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और फिर अलग अलग प्रकार के बायोकेमिस्ट्री लैब्स हैं, एंजियोग्राफी करके पता लगाते हैं, अलग प्रकार के कैंसर के डिटेक्शन के अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन पहले जैसे होता था कि किस तरह से आयुर्वेद का जो है ट्रीटमेंट करते थे, कैसे जांच करते थे, तो उसको प्राचीन काल में जो होता था उसको यहाँ पर अलग अलग चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। उपचार की भी जो प्रक्रियाएं हैं, अब जैसे हम धूम्रपान का निषेध करते हैं लेकिन कुछ औषधियों का धूम्र भी पिलाया जाता था उपचार के लिए। वैसे धूम्रपान नशा का निषेध है आयुर्वेद में। और उस समय जैसे किस तरह से औषधियों को रखा जाता था और किस तरह से उनको पीसा जाता था, कूटा जाता था, उसका एक चित्रण किया गया है प्राचीन काल में। औषधियों के निर्माण की और उनके संरक्षण की जो प्रक्रिया थी उसको यहाँ दर्शाया है। ये सारे आयुर्वेद के सिद्धांत है। यहाँ पर योग का सिद्धांत है, जन्नेति, सूत्रनेति, वमन, धोती, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और ये सारा का सारा योग का जो षटकर्म जिसको बोला जाता है। आयुर्वेद का पंचकर्म और योग का षटकर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है चिकित्सा की दृष्टि से। एक तरीके से आयुर्वेद की रक्षा, आयुर्वेद का तौर तरीका, तो एक बड़ी चर्चा जो हमने आजकल देखी है वो है गौरक्षा पर। उस पर आपकी क्या राय है? दिव्यांग भाई, मैं ऐसा मानता हूं कि गाय पहली बात तो कोई सांप्रदायिक पशु नहीं है, वो सेक्युलर है। गाय तो जब से सृष्टि तब से है। मजहब जो है इस्लाम 1400 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, और जो हिंदू शब्द है ये भी करीब जो है 3000 वर्षों से, 2500-3000 वर्षों का शब्द है। तो जो करोड़ों वर्षों से एक जीव है उसको सांप्रदायिकता की आग में हम क्यों लपेटते हैं? राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह का, उसके ऊपर सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होना चाहिए। एक ये योजना बन रही है कि भाई आधार कार्ड हो, आधार कार्ड जैसा एक कार्ड हो गायों के लिए। क्या जो गरीब किसान है
जिसकी बूढ़ी हो चुकी गाय, जो बूढ़ा हो चुका बैल, जिसको वो पहले बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था, अब उसे रख रखाव के लिए उसे चारा देना पड़ेगा। एक मोटा अनुमान लोग ये भी बता रहे हैं कि 60 रुपये रोज उसके लगेंगे। क्या उसको किसी तरह की मदद सरकार को देनी चाहिए, जिन जिन के पास वो कार्ड हैं, जिन जिन के पास वैसी गायें हैं? अभी कुछ स्टेट्स में 10 रुपए गाय के ऊपर देते हैं, खाली गौशालाओं को। किसी के घर में जो बूढ़ा पशु है या जो अनप्रोडक्टिव जो एनिमल है उसके ऊपर नहीं मिलता है। और सच बात है कि 50-60 रुपए से लेकर के पशु बड़ा है तो 100 रुपए तक का हर दिन का खर्चा आता है, माने 36,000 रुपए का लगभग साल का खर्चा बड़े पशु का। और छोटा पशु है तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। ये भी आपके साम्राज्य का एक हिस्सा है। मेरा कोई साम्राज्य है ही नहीं दिव्यांग भाई। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से सरकारी स्कूल में गुरुकुल में पढ़ करके और हिमालय से लेकर के यहाँ तक पहुँचा। जो देश के लोगों ने मुझे दिया मैंने वापस देश को लौटा दिया। और अभी भी हमने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है पतंजलि का 100% प्रॉफिट सेवा के लिए, चैरिटी के लिए। तो हाँ, देखने में तो साम्राज्य दिखता ही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मान रहे हैं कि साम्राज्य, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पतंजलि का आंकड़ा अब 10,000 करोड़ का हो चुका है। 10,000 करोड़। नहीं, आप मुस्कुराइए मत, ये मुस्कुराने से नहीं चलेगा। इसका जवाब आपको देना। इसका जवाब मैं 4 तारीख को दिल्ली में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें देने वाला हूं। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सत्यता के करीब है। आपने कभी सोचा था कि आपका जो पतंजलि का साम्राज्य है, जो आप कर रहे हैं, वो 10,000 करोड़ का आंकड़ा भी पहुंचने का बहुत होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लगे रहते हैं, तब नहीं पहुंच पाते 10,000 करोड़। देखिए, वो एक इंडस्ट्री की तरह चीज़ों को देखते हैं। हम कहते हैं हम बस योग कर रहे हैं और कर्म योग कर रहे हैं, बस हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगा, अभी 10,000 करोड़, फिर 20, 25, 50,000 करोड़, ये 1 लाख करोड़ के भी ऊपर जाए तो आप आश्चर्य मत करना। 2020 तक का हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। और ये टारगेट कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि विदेशी कंपनियों से देश को बचाने के लिए है कि वो तो सारा प्रॉफिट बाहर लेके जा रहे हैं ना। आप सरकार से ये सवाल पूछिए, फिर सरकार को आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है वो जो ट्रीटीज है ना, संधियां, उनको ट्रीटी कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें फंसी हुई है। तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। हाँ, कि मैं उसका बैंड बजा दूंगा, उसके तोते उड़ जाएंगे, इसकी दुकानें बंद हो जाएगी, ये आपने देखो, ये तो बातें आपने देखो, वो तो एक बात को कहने का एक लहजा होता है कि लहजा मतलब आप कहते कुछ है, मतलब कुछ और है उसका, ये कह रहे हैं। हमने बोला कि भाई अब नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है, कोलगेट का गेट बंद होने वाला है, और पेंटीन की पेन खराब होने वाली है, और यूनिलीवर का तो अब लीवर ट्रांसप्लांट होगा। ये बात कहने का एक तरीका होता है कि उनकी डिग्रोथ हो रही है ना, मैं क्या करूं। अब जैसे आर्मी ने कहा, आर्मी ने आपके आंवला के जूस पर रोक लगाई। नहीं, अब सुनो, आंवला नाम का जूस, एलोवेरा नाम का जूस का स्टैंडर्डाइजेशन ही अभी FSSAI ने तय नहीं किया है। अब उनके पास जो जूस के पैरामीटर हैं वो मैंगो के जूस के उनके पास पैरामीटर है। मैं आपको बात बताता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी ने जो किया, आर्मी वालों को मालूम नहीं, बिना सोचे समझे कर नहीं, वो इसलिए हमने उनको लीगली हमने भी नोटिस दिया है कि भाई आप जब FSSAI के पास में आंवला और एलोवेरा के पैरामीटर ही नहीं है तो उनके आधार पर ये नहीं कह सकते कि पतंजलि का जूस खराब है। तो आंवला जो है वो उसके अंदर पल्प होता ही नहीं है। आंवले को क्रश किया और उसका जूस निकल गया। अब उसमें आप पल्प ढूंढने जाओगे कि आपके आंवले के जूस में पल्प नहीं है, वो होता ही नहीं है। जो आर्मी ने जो रोक लगाई आप स्वयं कर रहे हैं। हाँ, मैं उसको, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जो आर्मी ने कहा कि पतंजलि का जो आंवला जूस है वो जो FSSAI के स्टैंडर्ड्स हैं उस पर खरा नहीं है। तो FSSAI के जो पैरामीटर ही नहीं है आंवले के जूस के बारे में तो खरा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी हमारे आर्मी के बंधुओं ने। आर्मी को भी नहीं बख्शते। नहीं, आर्मी का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखो, जो साइंटिफिक चीजें है ना उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने समर्थन किया है। पर सामान बेचने के लिए आप बड़े व्यक्तिगत हो जाते हैं। मैं कभी व्यक्तिगत नहीं होते। आपने व्यक्तिगत आरोप कर दिया क्योंकि एक बड़े फिल्म स्टार हैं, वो नवरत्न तेल बेच रहे हैं, आपने उन पर एक व्यक्तिगत आक्षेप कर दिया। नहीं, आपने क्या आपने ये
जिन लोगों को बाल नहीं हैं उनको बालों का तेल का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, बस इतनी मैंने बात कही। अब इसमें कौन सी गलत बात कह दी? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आप जाके मिले भी उनको आप कैसे आंकते हैं? और ये भी कहा गया जब आप मिले कि भाई ये हो सकता है आप राज्यसभा की तरफ जाना चाहते हैं। मेरे ये जिंदगी भर का संकल्प है, स्वामी रामदेव कभी भी कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेगा। कुछ भी ऐसी कोई बात करता है तो समझ लेना वो उसकी जो है कोरी कल्पना है, वो शेख चिल्ली का सपना है। तो शेख चिल्ली का सपना जब आपने बात की तो कई लोग सपने ले रहे हैं आजकल। एक आपके पुराने सहयोगी खूब सपने लेते थे, केजरीवाल जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ईवीएम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ईवीएम तो देखो, यदि ईवीएम से जीते तो फिर ये पंजाब क्यों नहीं जीते? हार को स्वीकार करके सुधार करने वाला जो व्यक्ति और दल होता है वो आगे बढ़ता है। ये आपने मंत्र दिया केजरीवाल को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी को कौन सा आसन लगाना चाहिए? सुबह जल्दी उठें हाँ। और योग करें। बहुत से सीएम योगी हैं और हमारे पीएम खुद योगी हैं, तो मुझे लगता है उनको सुबह सुबह योग करना चाहिए और दिन भर कर्म योग करना चाहिए, फिर राजयोग उनका ठीक हो जाएगा। ये लोग कहते हैं आपके विरोधी कि आपके ख़ास चाहने वाले भी यही कहते हैं कि आप ये जो पॉलिटिशियन से दोस्ती भिड़ाते हैं, हर नेता आपके साथ गलबैयाँ होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल में बाबा की निगाह रहती है ज़मीन पर। किसी तरह से दोस्ती करो, ज़मीन हड़प लो। कितनी सच्चाई है? मैं आपसे अभी यदि कुश्ती होती है ना तो आपको मैं सिर से उठा के पटकता। आपने मेरे को इतना भयंकर आरोप लगा दिया। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। जमीन हड़पना, ये तो लैंड माफिया काम करते हैं। स्वामी रामदेव ने, पतंजलि योग पीठ ने कहीं पर कोई लैंड माफिया का काम नहीं किया। मेरे भाई, आप दिमाग भाई, ऐसा इमोशनल अत्याचार मुझ पर मत करो। हमने जहाँ भी ज़मीन खरीदी है वहाँ जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसके ऊपर हमने ज़मीन खरीदी है। कोई किसी गवर्नमेंट की रहमत कृपा हमने नहीं पाई है। पर ऐसा सब लोग क्यों कह रहे हैं कि आप तो अब कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कुछ दिन पहले कि बाबा रामदेव को एक्सीडेंट होकर बाबा जी स्वर्गवासी हो गए। ये खबर कैसे फैली? और आपने वायरल सच चलाया एबीपी के ऊपर पे बाबा जिंदा है। हाँ, वायरल सच हमारा और बहुत... अभी भी भूत इंटरव्यू नहीं दे रहा है। आई एम लाइव स्वामी रामदेव। हाँ, आपको जब जोर से कुछ बात कहनी होती है आप अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। आई एम लाइव। पर ये वायरल सच हमारा बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है और उसमें ये दिखाया गया और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था इस बात का। पर ये खबर फैली कैसे? कुछ लोग खुरापाती होते हैं, कुछ लोग तो साजिश के तहत करते हैं, कुछ लोग तो पतंजलि के बारे में, स्वामी रामदेव आचार्य भाषण के बारे में क्या क्या लिखते रहते हैं। तो इस एक महीने में अच्छा ही हुआ कि जब मुझ जिंदे को स्वर्गलोक में पहुंचा सकते हैं तो और कैसी कैसी अफवाहें फैला सकते हैं। बाबा रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमेशा बात करके बहुत कुछ जानकारी मिलती है, आज भी मिली। धन्यवाद। नमस्ते। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।